निकाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। विफाक का बजट कल प्रेजेंट हो गया था, पंजाब ने आज अपना बजट दिया है, लेकिन दोनों बजटों में जो अपोजिशन की कदर मुश्तरक है, अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती एलाइज, हुकूमती इत्तेहादियों की जो कदर मुश्तरक है, अपोजिशन ने तो खैर एहतजाज किया, सो किया आज पंजाब में भी और कल मरकज़ के बजट में भी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पंजाब के बजट इजलास से भी गैर हाजिर रही। सो मच सो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हुए सुने गए कि हम इस किस्म के बजट का हिस्सा नहीं बन सकते, हम इस किस्म के बजट को सपोर्ट फराहम नहीं कर सकते। एक क्लियर डाइवर्जन है, एक क्लियर कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। सिर्फ यही नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मैदान में आ चुकी है और उसने बजट के हवाले से, मरकज़ के बजट के हवाले से मुस्लिम लीग नून पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे शदीद तनक़ीद की है, इस बजट पे शदीद तनक़ीद की है और कहा है कि अगर आपने तनख्वाहदार तबके को पीस के रखना है तो फिर मुल्क में गुर्बत बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी तो जराइम बढ़ेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुए हुए हैं और MQM का कहना है कि अगर आप इसी तरह से तनख्वाहदार तबके पे बोझ बढ़ाते रहेंगे टैक्सेस का, उनकी तनख्वाहें कम होती रहेंगी तो कराची में जराइम बढ़ेंगे, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये रिजर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त लगती है, बिल्कुल बचा लगती है। इसके अलावा बिजली गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं या बढ़ जाएंगी अभी इस बजट के बाद, उस पर भी हुकूमत के अपने एलाइज शदीद नाला हैं और यही सब सूरत हाल पंजाब के बजट इजलास में भी देखने में आई है, जहां पर इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब के बजट इजलास में हाथापाई तक की नौबत आ चुकी है, इतनी शदीद वहां पे गर्मा गर्मी का माहौल है। सो इस तरह का बजट अगर हुकूमत ने प्रेजेंट किया है, मुस्लिम लीग नून लेके आई है कि ना अपोजिशन उससे खुश है, अपोजिशन तो खैर कभी भी खुश नहीं होती, लेकिन हुकूमत के अपने इत्तेहादी उससे ना खुश हैं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं, तो इस किस्म के मुतनाज़िया बजटों से मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बजट में बेहतरी कहाँ कहाँ हो सकती थी, इस पर भी ज़रा इनपुट लेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स से। इसके अलावा एक और अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है कि मौलाना फजल रहमान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अचानक मुलाकात करने पहुँच गए और ये मुलाकात की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का एक बार फिर इशारा दे रही है, एक बार फिर बात कर रही है कि हम मुल्कगिर एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए, और उसमें PTI कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिला लिया जाए। अच्छा, PTI के साथ मामला यह है कि एक तरफ वो एहतजाज करना चाह रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। एहतजाज के लिए मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई को आगे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी अलायंस के बेसिस पर भी या अलायंस के प्लेटफॉर्म से भी मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो क्या PTI कन्फ्यूज्ड है कि उसने एहतजाज करना है या उसने मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज करेंगे या इमरान खान की रिहाई के लिए मुज़ाकरात करेंगे, करना क्या है, क्या PTI कन्फ्यूज्ड है? और जब वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है तो हुकूमत मौलाना को ऑफ़र क्या कर सकती है, और क्या हुकूमत की ऑफ़र जो कि एक बार फिर हुई है, मुस्लिम लीग नून की इससे पहले भी हो चुकी है, मौलाना कबूल करेंगे? मौलाना किसकी तरफ जाते हुए, किसकी तरफ झुकाव रखते हुए नजर आएंगे, PTI की तरफ या मुस्लिम लीग नून की तरफ? इन तमाम मुद्दात और इनके अलावा भी कुछ अहम टॉपिक्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशियात हैं, फाइनेंशियल इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे मुआशी मामलात के हवाले से। बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कानूनदान भी हैं, सो इनसे हम सियासी और कानूनी मामलात पर राय लेंगे। इसके अलावा थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सदर हैं CPNE के, सो उनसे भी करेंगे और उम्मीद करते हैं कि मुनीज़ जहांगीर साहिबा भी थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, कल जो सेंटर का बजट आया उसको ज़रा फ़िलहाल बैक बर्नर पर डाल देते हैं क्योंकि आज पंजाब का बजट जो है वो फोर फ्रंट पर आ गया है, और इस बजट में आपको क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ नज़र आ रही हैं? क्योंकि जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं, अपोजिशन तो खैर नाराज़ है ही, लेकिन जो पंजाब में अपने एलाइज हैं हुकूमत के वो भी शदीद नाला हैं, तो क्या ये इतना बुरा बजट है पंजाब का भी और सेंटर का भी? डॉक्टर खाकान सर देखिए, आई थिंक पाकिस्तान में सबको एक चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान एक इकाई है, तो अगर पाकिस्तान को
एज अ कंट्री आपने चलाना है तो जो हमारा नेशनल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसको ठीक करना है। प्रोविंसेस में इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान की मिलाकर 800 अरब रुपए का टैक्स इस साल कलेक्ट करने जा रहे हैं और प्रोविंसेस के पास जीएसटी ऑन सर्विसेज भी है, पाकिस्तान के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी भी प्रोविंसेस के पास है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, बट उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टू गो अहेड एंड कलेक्ट दिस। फिर जो सरकार फेडरल में अदारे चला रही है, जो 17 ऐसे अदारे हैं, मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, जो आ जाने चाहिए प्रोविंसेस में। सो अगर आप वाकई ही एक स्ट्रक्चर तब्दील करने जाना चाह रहे थे इस बजट में, सो दैट आप सबको ये कहते कि देखें दिस इज द चेंज दैट वी आर मेकिंग, तो आपको पाकिस्तान की ये जो कलीदी चीज़ें हैं ये बजट में आने से पहले तय कर लेनी चाहिए थी। IMF के कहने पे अगर हम नेशनल फाइनेंस पैक्ट एक करने जा भी रहे हैं तो वो हमें पहले कर लेना चाहिए था, NFC पे गुफ्तगू पहले कर लेनी चाहिए थी। ये है एक तनाजुल जिसमें आई थिंक बजट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है उसकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस अब इस चीज़ पे है कि हम 60% अगर प्रोविंसेस को दे देते हैं तो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क बहुत डिफिकल्टी में है। तो प्रोविंसेस जब तक अपने रेवेन्यू, ये कहना कि हम नॉन टैक्सेबल बजट दे रहे हैं, हम करंट टैक्सेस को भी नहीं बढ़ा रहे, नए टैक्सेस को भी नहीं ला रहे, एक्चुअल में आपको नए टैक्स भी लाने चाहिए, करंट टैक्सेस को भी बढ़ाना चाहिए, सिटी से भी टैक्स कलेक्शन करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान की जो सिटीज की टैक्सेशन है वो एक इंडिया के शहर के बराबर नहीं जाती। सो जस्ट रीथिंक द मॉडल। द प्रॉब्लम इज कि स्ट्रक्चर तब्दील होने वाले हैं, बेसिक इन सारे चीजों के एक्सपेंडिचर पैटर्न भी इसी तरह तब्दील होने वाला है जिस तरह टैक्सेशन का है। आई थिंक दैट्स व्हाट द नेशन इज लुकिंग फॉर। राइट। बैरिस्टर इत्शाम अमीरुद्दीन साहब, आप जरा इसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से तज्जिया कीजिएगा कि जो बजट के वक्त हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, चाहे सेंटर हो चाहे पंजाब हो, इस तरह के बजट के बाद क्या मुआशी इस्तेहकाम लाना आसान होगा या इस तरह के बजट के साथ माइनस PTI भी हुकूमत ला सकती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया गरीदा। बजट जो, मैं तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक्स, लेकिन क्योंकि हमने भी अब साल रिपोर्टिंग की और जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं इस तरह करते हुए मुझे याद पड़ता है कि हर साल जब बजट के ऊपर मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ तो हर साल खसारा बढ़ना रिपोर्ट करते रहे। मिसाल के तौर पे इस बार जो रिपोर्टिंग है वो 85 खरब खसारे की है। तो अब अगर हमारी जो इनकम है वो 8,500 अरब रुपए उससे कम है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर कैसे स्टेबिलिटी आ सकती है? स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। और उसके बाद दूसरी इसके अंदर जो एडअप होती है चीज, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टनिटी है, एक डिसअपॉइंटमेंट है, डिस्पोंडेंसी है, लोगों के अंदर एक लैक ऑफ विल है। और लोगों को तो बेचारों को छोड़ दे जो कि अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए बड़े अरसे से दुआइयां दे रहे हैं। जो हमारी अशराफिया है, जो गवर्नेंस कर रहे हैं लोग, जो ताकत में हैं, जो हुकूमत है, दे जस्ट डू नॉट केयर, क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं पावर पॉलिटिक्स के। नोबडी केयर्स अबाउट द कॉमनर इन पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद अब हर पाकिस्तान का, मुझे जो लगता है ना बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी लगती है, वो लगता है हर थोड़े सालों बाद एक बिल्कुल नया चेहरा अननोन सा आता है बाहर से कहीं से, और वो मसीहा बन के बनाकर प्रेजेंट किया जाता है कि ये पाकिस्तान के मसाइल हल करेगा। आजकल वो चेहरा जो है वो मोहम्मद औरंगजेब साहब का, जिनको पहले मैं कभी जानते ही नहीं था। हमें भी बड़ी देर हो गई है मीडिया में काम करते हुए। मुझे बस इतना बैकग्राउंड पता है कि वो बाहर कहीं थे और अब आए एकदम और वजीर खजाना बने हैं, और उसके बाद उनका स्टेटमेंट मेरे कानों में गूंजता है रीदा के पाकिस्तान की शरीयत लेकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। I mean, somebody who was out of Pakistan, he just came to Pakistan, he became a minister in the federal government, and then he has the authority to privatize the national assets of Pakistan. For example, PIA, for example, the Roosevelt Hotel, for example, Islamabad, Lahore, Karachi के जो airports हैं, उनको outsource करना है। लेकिन बैरिस्टर इत्शाम साहब, sorry to interject, लेकिन these would not be the sole and the only decisions of Mohammed Aurangzeb साहब. There is a cabinet for this. There is an entire ministry for this privatization. The cabinet is there. The entire government is there. The prime minister is there. But he is the captain of the ship as the finance minister, I believe.
हालांकि कैप्टन ऑफ द शिप तो वही है ना। मेरा कहने का मकसद ये है गरीदा कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी बुहरान से इसी तरह निकलनी है प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, तो सो बी इट। मुझे पता है कि दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में, बर्तानिया में, बहुत सारी जगहों पे बड़े मैसिव लेवल पे प्राइवेटाइजेशन हुई है जिसका उन मुल्कों की इकोनॉमी को फायदा भी हुआ है। हिंदुस्तान में भी है, चाइना में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर हो, बट देन लोगों का इत्माद होना चाहिए उस प्राइवेटाइजेशन पे, उस हुकूमत पे, उस शख्स पे जो उसको लीड कर रहा है, जो कैप्टन ऑफ द शिप बना हुआ है। यहां पर प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि आप अभी फरवरी 2024 में एक बहुत ही मुतनाज़ा इलेक्शन में से गुजरे। मौजूदा जो हुकूमत है उसके मैंडेट के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान है, मैंडेट चोरी की बातें हो रही हैं, और वो हुकूमत अगर प्राइवेटाइजेशन करती है इतने मैसिव लेवल पे, और पीआईए और रूजवेल्ट और ये एयरपोर्ट्स वगैरह सारे पाकिस्तान के, तो आप मुझे बताएं कि इसमें और मजीद कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कंट्रोवर्सी जनरेट होगी। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं अभी मौशी तौर पर इस सियासी सूरत हाल में मुझे तब्दील होते हुए नजर नहीं है। राइट, ठीक है। इरशाद आरिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं और CPNE के सदर भी हैं। इरशाद आरिफ साहब, जो पंजाब में आज बजट के इजलास के मौके पे हो रहा है, ना सिर्फ सेंटर में पीपल्स पार्टी की तरफ से शदीद मुखालफत देखने में आई, MQM शदीद मुखालिफ है इसकी, बल्कि वही एपिसोड हमें रिपीट होती हुई पंजाब में भी नज़र आ रही है। तो इस बजट को सस्टेन कर पाएंगे? इस बजट के साथ इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इकनॉमिक डेवलपमेंट लेके आ सकेंगे मुस्लिम लीग नून वाले, पंजाब में भी और मरकज़ में भी? देखें, जो मरकजी बजट कल पेश हुआ है उसमें दो चीज़ें मुझे तो बड़ी अजीब सी लगी हैं। पहले इसहाक डार साहब बजट पेश करते थे या हफीज शेख साहब, कोई ना कोई डायरेक्शन होती थी, पता चलता था कि जनाब ये एक्सपोर्ट पर इसका इन्हिसार होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, या पता चलता था कि ज़राअत को प्रमोट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के जो दो बजट आए उसमें पता चला कि जनाब ज़राअत जो है उस पर फोकस किया जाएगा। इसहाक डार साहब इंडस्ट्री की बात करते थे। कल के बजट में बिल्कुल डायरेक्शन लेस एक बजट है। अच्छा। इसमें सिर्फ टैक्सों की भरमार है, जिसमें ये बताया गया कि इससे भी टैक्स लेंगे, उससे भी टैक्स लेंगे, किसी शोबे को माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये टैक्स लेके आपने सिर्फ IMF की शराइत पूरी करनी है, बजट का खसारा पूरा करना है, या मुल्क में कोई तरक्की और खुशहाली का अमल भी शुरू करना है? ये इस बजट में हमें नजर नहीं आता। दूसरी चीज जो थी वो ये थी कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं, आप किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर को, क्योंकि पाकिस्तान का इन्वेस्टर जो है वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब तैयार नहीं है। आपने बाहर से, चीन से इन्वेस्टर लाना है, या सऊदी अरब से लाना है, UAE से लाना है, कतर से लाना है, कहीं से भी लाना है, उसके लिए कल के बजट में कहीं भी कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती। कोई एक सिंगल वर्ड नजर नहीं आता कि आप ये हम करेंगे और इसके नतीजे में इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन और इरशाद साहब, यहाँ पे इंटरजेक्ट करूंगी। जो इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट हुआ था उसमें फिगर्स दी गई थी, कम से कम बहुत से फिगर्स उसमें बड़ी अलार्मिंग थी, डाउन साइड पे थी, बट जो इन्वेस्टमेंट की फिगर थी वो अप साइड पे थी। उसमें आपने एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देखी थी। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, ये तो वज़ीर ख़जाना ने भी तस्लीम किया, और इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान में बता रहा है कि 50 साल यानी 1971 के बाद पहली दफ़ा इस कदर कम इन्वेस्टमेंट हुई है। ये 50 साल की सबसे कम तरीन इन्वेस्टमेंट है। तो अब फिगर तो कहीं नहीं हुआ, इसका मतलब है जब वो खुद मान रहे हैं, अगर एक साल में 1 अरब 70 करोड़ की बैरूनी इन्वेस्टमेंट होती है तो वो तो बहुत ही मायूस को न है बल्कि शर्मनाक कहना चाहिए। तो इस बजट में, कल के बजट में उन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया कि जी फलां शोबे में ये अट्रैक्शन मौजूद हैं इन्वेस्टर के लिए, वो आए। इकोनॉमिक सर्वे तो एक साल की जो आपने कारकर्दगी है वो पेश की है, अगले साल के लिए आपने क्या पेश किया? इस बजट से इरशाद आरिफ साहब आपको कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती भी नजर नहीं आती, राइट? जी बिल्कुल नजर नहीं आती। इसलिए इसका एक छोटा सा सबूत है, वो ये है कि आप दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारा जो इन्फ्लेशन है वो हम 12% पे ले आए हैं, 11.8 12% पे। तनख्वाहों में इजाफा आप 25% कर रहे हैं। 25% इजाफा तनख्वाहों का करने का मतलब ये है कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है।
इसलिए हम सरकारी मुलाजिम को मुतमईन करना चाहते हैं। वरना अगर 12% इन्फ्लेशन है और 9 पर आपने लानी है जिसका दावा किया गया है, तो 12% फीसद इजाफा कर दें, 13 कर दें, 14 कर दें, 15 कर दें, 25% इजाफे का मतलब ही ये है कि आप सरकारी मुलाजिम को मुजाहरों से, इज्तिमात से, एहतजाज से बचाना चाहते हैं और उसको एक तरगीब दे रहे हैं कि जी आप तो खामोश रहे ना। वरना कोई ऐसी डायरेक्शन मुझे नजर नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि जो इक़्तिसादी या मुआशी इस्तेहकाम। इरशाद साहब, मैं आपके पास दोबारा भी आती हूँ। डॉक्टर खाकान साहब, आई विल कम बैक टू यू अगेन। ये आपने बैरिस्टर एहतिशाम साहब की बात भी सुन ली, इरशाद आरिफ साहब की बात भी सुन ली। दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दे हैव ऑलमोस्ट डेली इंट्रैक्शन विद पब्लिक। सो ये वो बात बता रहे हैं विच इज़ अ पब्लिक पल्स, जो कि लोगों के इस वक्त परसेप्शन है बजट के हवाले से। वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टेक्निकल डिटेल्स, वी आर टॉकिंग कि व्हाट द ले मैन, व्हाट द कॉमन मैन इज़ डिराइविंग आउट ऑफ दीज बजट्स, सेंटर का बजट एंड पंजाब का बजट। ख़ासतौर पर जो तनख्वाहदार तबके पे टैक्सेस मज़ीद लगाए गए हैं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी उससे नाखुश हैं। कराची वाले कह रहे हैं, MQM वाले कह रहे हैं कि जी आपने तनख्वाहदार तबके को मज़ीद पीस देना है तो कराची में पहले ही स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़े हुए हैं, वहाँ पे जराइम मज़ीद बढ़ जाएंगे। डॉक्टर खाकान साहब, देखिए गरीदा साहब, एक तो मैं ये कहूँगा कि जितनी बड़ी जमातें हैं, जो पाकिस्तान के एलीट हैं, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस वक्त एक आपस में डेवलपमेंट बारगेन जो है वो तय कर लेना चाहिए। इससे मतलब ये है कि जस्ट रियलाइज के मुल्क खड़ा हुआ कहाँ है। मतलब अगले साल एक बड़ा मालियाती खसारा, पिछले 4 साल तसलसल से एक बड़ा मालियाती खसारा, IMF डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की डिपेंडेंस, पाकिस्तान की बाकी ममालिक पे डिपेंडेंस कि 22 अरब डॉलर हर साल कलेक्ट हो जाएं, पाकिस्तान का लो टैक्स टू GDP रेशो, पाकिस्तान का लो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, ये है पस मंजर जिसमें एक बजट प्रेजेंट किया गया। इसमें बजट को बहुत ज़्यादा इस्लाहाती होना चाहिए था। मैं मानता हूँ इस बात को कि उस तरह की इस्लाहात, रिटेलर को छोड़ दिया गया, नई हेविली टैक्स किया गया, पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है उसको भी छोड़ दिया गया, उसको भी नहीं लाए टैक्स नेट में। पर्सनल इनकम टैक्स में तब्दीलियां की, 75 अरब रुपए की नई टैक्सेस उन पर लग गए जो शायद नहीं लगने चाहिए थे। आई एग्री विद यू। फिर AOP जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पर 10% टैक्स बढ़ गया। ये बिल्कुल बातें ठीक हैं। और बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर साइड पे भी एक इनको जगह मिली थी कि सब्सिडीज का रिफॉर्म टारगेटिंग में ले जाते, पर हमने फिर 1363 अरब की इनडायरेक्ट सब्सिडीज रख दी। तो ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, पर ये बड़े फैसले करने के लिए आपको एक डेवलपमेंट बार्गेन करना पड़ेगा और हुकूमत को भी इसी तरह सोचना पड़ेगा कि ये फैसले डीपर होने चाहिए। डॉक्टर खाकान साहब, सॉरी टू इंटरजेक्ट, लेकिन जब आप कहते हैं कि डेवलपमेंट बार्गेन, तो with whom would this bargain be? With whom can this bargain be and should be? आवाम को रिलीफ देने के लिए बार्गेन मतलब कटौती कहाँ पे होनी चाहिए? आपको एग्रीकल्चरिस्ट से बार्गेन करना चाहिए ना कि 4 अरब रुपए से कम का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं गरीदा साहिबा। ये कैसे हो सकता है कि 350-400 अरब में पकड़ा दूं वेजेस में और मैं एग्रीकल्चर जो कि पूरे मुल्क का 23% है उसको टैक्स ही ना करूं। What is, I mean, that story can't be true for Pakistan at all. इसी तरह मतलब so specific stakeholders हैं, just sit with them. अभी भी चूंकि एक इंटेंट जरूर गवर्नमेंट ने दिखाया है, I'm going to give it to them. उन्होंने कहा जी पेंशन का रिफॉर्म करेंगे। देखिए गरीदा साहिबा, if you've been in the governance structure for 30 years, 15 साल 20 साल मुझे हो गए हैं, आप एक एक जो समझ जाते हैं कि कहाँ जाके इंटरवेंशन अब करनी कहाँ है। अभी भी ये कहना कि एक कमेटी फॉर्म कर, 17 सब्जेक्ट हैं, आने से पहले आप नीचे डिवॉल्व कर जाएं। So, you know, मैं आपको एक बात कहूँ, आज द कॉम ये कहती है मेक द हार्ड कॉल्स, डोंट टेक द इजी रूट, वी डोंट वांट टू टेक द इजी रूट, एंड दैट इज जो अगर कॉम की असल पल्स आप समझे ना तो वो कहती है जो आप करना चाहते हैं वो कर लें, इससे अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी आती है तो ले ले। फिर एक बात नहीं डॉक्टर खाकान साहब, मैं दोबारा आपको माजरत के साथ इंटरजेक्ट करूंगी। कॉम अब बिल्कुल तैयार नहीं है। कॉम कहती है मुश्किल फैसले जो करने हैं हुकूमत अपने एंड पे करे, अपने शहाना खर्चे कम करे। अवाम का तो आप मजीद से मजीद गलत घोंटे चले जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस आप कम करते हैं, वहां से लेवी आप बढ़ा देते हैं, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो है वो डाउन चली जा रही हैं। आपने बहुत अच्छी बात, मैं यही कह रहा हूँ, कौम ये कह रही है कि मेक द हार्ड कॉल्स ऑन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ऑन द रिटेल टैक्स ऑफ पाकिस्तान, मेक दोस हार्ड कॉल्स।
पर मैं एक और जो आपने अभी एक बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म तो पाकिस्तान भूल सा गया है, वो कमिटीज में कहीं गुम हो गया है। मतलब कैसे हो सकता है कि मैं वो ही चलाता रहूं, सब्सिडीज जो मैं पावर को दे रहा हूं, मतलब उसको टारगेट करें। पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बढ़ा है। सो अब मैं कुछ चीजें अच्छी भी कहना चाहता हूं, सो थोड़ा सा कौम को तकवीयत मिले। देखिए, एक तो ये है कि अच्छी चीजें एक ब्रेक के बाद कर लें, एक ब्रेक का वक्त हुआ। तो डॉक्टर खाकान साहब, ये बुरी बुरी बातें जरा कौम को डाइजेस्ट होने दें, हमें भी डाइजेस्ट होने दें। उसके बाद अच्छी चीज़ों की खुशखबरी के लिए आपकी तरफ भी आते हैं। इरशाद आरिफ साहब भी हैं, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब भी हैं, और मजीद गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आज न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करती हैं। इसके अलावा भी है डॉक्टर खाकान नजीब, इरशाद आरिफ साहब एंड बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। मुनीज़, आई कम टू यू, लेकिन डॉक्टर खाकान ने कुछ अच्छी चीज़ें पॉइंट आउट करवानी थी बजट में से। डॉक्टर खाकान साहब प्लीज़ कैरी ऑन। रीदा साहब, एक तो है कि लार्जली इन लाइन है विद द फंड डिस्कशंस, एंड आई नो दैट बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स फंड की तरफ से आए थे उनकी इन लाइन है बजट। आपका शायद जुलाई में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। वो जो स्टेबिलिटी इस वक्त करेंसी में, रिजर्व्स में दिखाई दे रही है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, सो दैट्स अ स्टेबलाइजिंग न्यूज फॉर पाकिस्तान एज अ होल, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, इनकम सपोर्ट में अच्छी पैसे बढ़े हैं। तो जो 10 मिलियन फैमिलीज का फिगर है, सो दे विल बी हेल्प। वेजेस की रिलीफ अच्छी है। जो अच्छी चीज एक की है कि पीएसडीपी को बढ़ाया है। 1400 अरब तो नहीं खर्च होगा, बट दी एफर्ट इज के जो 81% तक रकम है वो उन प्रोजेक्ट्स को दी जाए जो नियर कंप्लीशन है। सो होपफुली अगर कहीं की सड़क नहीं बनी हुई, कहीं की जो ट्रैक है वो रह गया है, उनकी कंप्लीशन, पानी के प्रोजेक्ट्स, सो थोड़ा सा इम्पेटस आएगा। सो यू नो, ऑल इन ऑल दिस इज आई थिंक, मतलब दिस इज नॉट अ रिफॉर्मिस्ट, दिस इज नॉट अ रेवोल्यूशनरी बजट, दिस इज अ स्टीरियोटाइप बजट जहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी हैं लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट पढ़ते पढ़ते पॉलिटिकल पार्टीज़ को बाद में भी डिबेट एंड डिस्कशन में शामिल होते चीज़ें खुलती हैं कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं। मुनीज़ जहांगीर साहिबा, आप किस तरह देख रही हैं कल सेंटर में बजट में जो कुछ हुआ? पीपल्स पार्टी खास तौर पे बिलावल भुट्टो, ही मेड अ पॉइंट कि वो पंजाब बजट इजलास में शामिल ना हो कौमी असम्बली। किस तरह से पीपल्स पार्टी ने आज भी एब्सटेन किया, पंजाब के बजट इजलास में भी शामिल नहीं हुए। सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, MQM भी जो है अब एतराज़ात कर रही है। वो कह रही है कि आपने अगर सैलरीड क्लास को इसी तरह से पीसना है टैक्सेस में, तो कराची में जराइम बढ़ जाएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पहले ही बढ़े हुए हैं। सो हाउ डू यू सी, इसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है इस तरह के हालात में? देखिए गरीदा, जो बजट है, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर आई वुड से चूँकि हम लोग बजट कवर करते रहे हैं, इट्स नॉट अ क्रिएटिव बजट, ठीक है। इट्स अ वेरी मच एन IMF बजट अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द IMF। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये पूछती हूँ सियासतदानों से, और वो बताने से कासिर रहते हैं कि जहाँ आप डेवलपमेंट बजट कम रखते हैं और डिफेंस बजट ज़्यादा रखते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मुल्क में तरक्की नहीं हो रही, तो फिर आप सोचते नहीं हैं कि मुल्क में क्यों तरक्की नहीं हो रही। तो आप जब हेल्थ का बजट और एजुकेशन का बजट कम होगा और डिफेंस बजट ज़्यादा होगा, और दूसरी तरफ से तो अब तो ISPR ने कह दिया है कि जो टेररिज्म है वो डिजिटल टेररिज्म है, तो फिर आप फ़ोन के ऊपर से ना उठाते, टैक्स ना लगाते, क्योंकि फिर तो हमें अपनी फ़ोन्स की ज़रूरत है अगर वाकई में हमने जंग जो है वो ट्विटर पे लड़नी है। सो आई थिंक कि यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू वांट टू रन पाकिस्तान। क्या आप इसको एज अ सिक्योरिटी स्टेट चलाना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे लोगों की फलाह बहबूद करना चाह रहे हैं? और अगर आप इसको एज अ स्टेट चलाना चाह रहे हैं जो अवाम की है, तो फिर तो आपको वहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डिफेंस बजट पे जो मिलिट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं कि इसमें हमेशा ये कंपैरिजन होता है PSDP के साथ डिफेंस बजट का। सो मिलिट्री का हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि जी इसमें से 50% ऑफ द बजट हम वापस कर देते हैं, पैसे टैक्स की मद में, दीगर कटौतियों की मद में, प्लस मिलिट्री एक्सपेंडिचर आपका जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रहा है, इसके अलावा बहुत से आपके IBOs चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, बहुत से कॉवर्ट ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, तो ये सब उसकी डिमांड है। और PSDP बजट आप यूटिलाइज ही नहीं करते, हुकूमत ने कहीं रोका है?
तो फिर गरीदा उसका एक हल है और वो ये है कि आप मिलिट्री बजट क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करते? बाकी मुल्कों में होते हैं ना डिबेट, ठीक। हिंदुस्तान के अंदर भी तो डिबेट होती है ठीक। मिलिट्री बजट के ऊपर, तो ठीक। फिर आप क्यों नहीं डिबेट करते? अगर वाकई में ये सारी चीज़ें इतनी साफ हैं तो फिर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ले आए। फिर आपको क्या, किस चीज़ की डर है, किस चीज़ की हिचकिचाहट है? ठीक, बजट को, मिलिट्री बजट को पार्लियामेंट पार्लियामेंट में में लाएं। ओपन करना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। शादाब साहब, अब हम जरा पॉलिटिकल डिबेट की तरफ आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात करने की बात कर रही है, अभी कल चंद दिन पहले तक सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना था, वो तो पीटीआई ने कह दिया कि हम नहीं लिख रहे, लेकिन मुज़ाकरात की बात पे बहरहाल वो कायम हैं। साथ ही अब वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। क्या पीटीआई कंफ्यूज्ड है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं, कि उसने एहतजाज करने हैं इमरान खान की रिहाई के लिए वगैरह वगैरह, जो उनका एजेंडा करना क्या है उन्होंने? ये मुझे पूछा आपने? जी इरशाद साहब, आपसे सवाल है। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात का अगर आगाज़ हो गया हो और फिर एहतजाज हो रहा हो तो शायद उस पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिस होते हैं कि मुज़ाकरात पर आमादा हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मशवरा दिया गया कि जी आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, लेकिन जिस दिन ये पैगाम आया या ये ऐलान हुआ कि हम मुज़ाकरात करेंगे, उसी दिन मुस्लिम लीग के लीडरों ने कहना शुरू कर दिया कि जी अब तो मुज़ाकरात को कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वक्त गुजर चुका है। इरफान सिद्दीकी साहब का हमने बयान पढ़ा, राना सनातन साहब ने कह दिया, बाकी लोग कह रहे हैं। तो इसके बाद ये तवक्को करना है कि जी वो एहतियाज भी छोड़ दें, आप मुज़ाकरात भी ना करें और मुल्क में इस्तेहकाम भी आ जाए, ये तो मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो उसके लिए CBM ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात अगर होने हैं तो उसका वाज़ेह एजेंडा होना चाहिए और यकीन दहानी होनी चाहिए कि जिन इशू पर इत्तेफाक राय होगा उन पर कोई अमल भी कराएगा, कोई गारंटी भी इसकी होनी चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर तो मसला हल होने वाला नहीं है, इसलिए कि हम माने ना माने, हम समझें ना समझें, ये हकीकत है कि ये हुकूमत जो है इसको लेजिटिमेसी की प्रॉब्लम है। ये लेजिटिमेटी का इशू जो है वो फेस कर रही है। 8 फरवरी का मामला जो है, देखिए ये इस्लामाबाद की एक छोटी सी मिसाल है कि 3 हलकों के बारे में जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फॉर्म 45 मांगा तो भागे भागे इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए, ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें चाहिए नहीं। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ 2 बने हैं, 6 या 7 बनने वाले हैं, वो बने नहीं हैं। 4 महीने में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हतमी फैसला करना है, लेकिन 4 महीने होने वाले हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं बने। तो इसका मतलब ये है कि एक हुकूमत जो लेजिटिमेसी का इशू भी उसको दरपेश है, मुल्क के अंदर इक़्तिसादी और माशी इस्तेहकाम भी मौजूद नहीं है, बहरान है, मुल्क माशी बहरान का शिकार है, तो उसमें अगर आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाएंगे तो आप मामलात को कैसे चलाएंगे? और एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कई दफ़ा कहा होगा कि ये जो एहतजाज, इज़्तिराब, हिजान, मुल्क के अंदर बेचैनी, ये हमेशा अपोजिशन के फ़ायदे में होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जाती है। पाकिस्तान में ये हुकूमत पिछले 16 महीनों में भी और अब भी इसकी कोशिश ये है कि एक हिजान बरपा रहे, एक तसादुम की पॉलिसी और मुहाज़ारे की पॉलिसी हो, और मुझे समझ नहीं आती ये काम कैसे करेंगे और किस वक्त करेंगे। ठीक है, ये काम कैसे करेंगे, किस वक्त करेंगे? ठीक है, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बट डिस्कशन अभी जारी है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर इत्शाम अमीरुद्दीन साहब, इसी सवाल पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए मुझे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज्ड है, या इसका एक और सवाल ये भी हो सकता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने मतलूबा मकासद हासिल नहीं हो पा रहे, कि वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं? कभी कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, कभी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हम पोलिटिकल पार्टीज से करेंगे, फिर कहते हैं नहीं हम एहतजाज करेंगे। करना क्या है? प्लस प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हो गई है मौलाना से, इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं आप? मेरा ख्याल है कि इनिशियली तो इमरान खान साहब बहुत क्लियर थे इस हवाले से कि वो मतलब कि कुछ दिन पहले तक के उनके स्टेटमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वहां पर मुज़ाकरात करेंगे जहां पर ताकत है। मुशर्रफ दौर में भी मैंने शौकत अजीज से मुज़ाकरात नहीं किए थे, बल्कि मुशर्रफ के तर्जुमान के साथ किए थे। तो इनिशियली ही वाज क्लियर। अभी तक जब फिर बात सामने आई कि जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इंसिस्ट किया था कि खान साहब आप ऑपोजिशन को लीड करें, और जब घर में आग लगी हो तो फिर ये नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है। जस्टिस इमान बंदोखेल के रिमार्क्स थे, आग बुझाते हैं पानी से। तो उसके बाद फिर मुझे और दिस इज काइंड ऑफ अनलाइक इमरान खान, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है अपने सियासी हरीफों के हवाले से, जिनको चोर कहते हैं।
लेकिन ये है कि अभी ये जो बात आई है कि जी मुज़ाकरात करेंगे, तो मेरे ख्याल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं तो पहले भी इसके हक में था कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। इमरान खान का मसला मेरे ख्याल में ये था क्योंकि उन्होंने अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया था वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड हो गया था इन द आईज ऑफ हिज फॉलोअर दैट ही डिड नॉट वांट कि जी एक ये तस्वीर अवाम के सामने जाए कि इमरान खान भी उन्हीं सियासतदानों के साथ बैठा हुआ है, तो शायद ये भी वैसे रेगुलर सियासतदान है। तो ये पीटीआई का सबसे बड़ा मसला था। लेकिन आई थिंक देव काइंड ऑफ लेकिन अगर मौलाना के साथ बैठ सकते हैं, जी। महमूद खान अचकज़ई को अपने अलायंस का प्रेसिडेंट मुकर्रर कर सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है ना किसी भी वक्त पे। मेरे ख्याल में वो बैरियर उन्होंने क्रॉस किया है। ये जो अब तकरीबन 11 महीने की उनकी जेल है और जो मुकदमात हैं और जो कन्विक्शंस हुई हैं और जो प्राइस पे की है पीटीआई ने ओवरऑल भी, तो उससे मेरे ख्याल में उनको लगता है कि उन्होंने अपना सिंसियरिटी लेवल बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एस्टैब्लिश कर लिया है इन द आईज ऑफ द पीपल। सो देयरफॉर इवन इफ दे आर सिटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो उसमें ये नहीं समझा जाएगा कि कोई डील हो गई। अच्छा। ऐसा तासुर नहीं जाएगा। नहीं ये मेरे जाएगा। ख्याल में अब उन्हें लगता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मुनीज़ आप क्या कहती हैं इस पे कि क्या आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हैं, या आप समझती हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अब महसूस हो गया है कि उनकी दाल कहीं पर भी नहीं गल रही, तो वो हर तरह का ऑप्शन अपने किटी में रखे हुए हैं, पॉलिटिकल किटी में, मुज़ाकरात, एहतजाज, एस्टैब्लिशमेंट से भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से भी कर सकते हैं। डू यू सी दिस मीटिंग बिटवीन द मौलाना एंड प्राइम मिनिस्टर वुड ब्रिंग अबाउट समथिंग? देखिए, सियासी जो होशियार सियासी प्लेयर्स होते हैं वो कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करते। तो इसलिए हैरानगी हुई जब इमरान खान साहब ने कह दिया कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुज़ाकरात नहीं करूँगा। दिस इज़ नॉट हाउ पॉलिटिशियंस मूव, दिस इज़ नॉट हाउ दे बिहेव। फिर अभी हाल ही में मैंने उनका एक और बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी हमें ये हमारा गलत फैसला था कि हमें पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए जी। तो जो एक लीडर की जजमेंट होती है वही सब कुछ होती है। आप सियासत के अंदर जो आपकी जजमेंट है उसके पीछे आपकी ना सिर्फ पार्टी चल रही होती है, पूरा मुल्क आपकी जजमेंट पे चल रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब चूँकि वो एक ज़ीरक सियासतदान नहीं हैं और वो सियासत में एक कंपैरेटिवली नए आए हैं, अगर आप बाकियों से देखें तो वो अब सीख रहे हैं, बट इट्स क्वाइट अभी तक सीख रहे हैं। देखिए ना, कभी जेल पहले नहीं गए सियासतदान पाकिस्तान। आप समझती हैं कि जेल इमरान खान के अंदर मैच्योरिटी लेके आएगी, या आपको उसमें मैच्योरिटी का एलिमेंट नजर आता है? हार्डशिप जब होती है, जब आप आते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर, तब आप क्या सीख सकते हैं? जाहिर है जब आपको धक्के पड़ते हैं तो तभी आप सीखते हैं ना। तो अब धक्के पड़ रहे हैं तो वो सीखेंगे, और मुझे लगता है कि इससे बेहतर पार्टी निकलेगी और मैं उम्मीद करती हूँ उनकी जजमेंट भी बेहतर होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर साहिबा, इरशाद आरिफ साहब, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब एंड डॉक्टर खाकान नजीब साहब। ये था आज का प्रोग्राम एंड नाउ वी विल इंशाल्लाह सी यू ऑन ईद एंड आई होप कि ईद से पहले आप सबकी ईद की तैयारियां भरपूर ज़ोरों शोर से जारी हों। ऑल द बेस्ट विशेज़ G4 खरीदा की तमाम टीम की तरफ से, GTV की तरफ से, एंड आई सी यू इंशाल्लाह ऑन ईद डे। अल्लाह हाफ़िज़।